हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू टुडेज वेबिनार। हम नेक्स्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज बी ऑनलाइन। मेरा नाम मेधा है एंड आई एम फ्रॉम एक्सनेस, वर्किंग एज अ की अकाउंट मैनेजर। एंड आज का वेबिनार, जैसा कि आपको पता है, मिस्टर कुलवंत राणा ले रहे हैं। एंड आज का वेबिनार हिंदी में होने वाला है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस। वेबिनार के एंड में सारे के सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। बीच में अगर कुछ भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में आपने डाला तो उसका मैं जवाब देने का ट्राई करूंगी, बट मोस्टली क्वेश्चंस वेबिनार के एंड में लिए जाएंगे। और यस, आप Q&A में भी टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा रहेगा कि आप Q&A बॉक्स में टाइप करें। अदरवाइज चैट बॉक्स में है तो मैं भी उसको अटेंड करने का ट्राई करूंगी। नेक्स्ट 1 मिनट में वील स्टार्ट द वेबिनार। तो मिस्टर कुलवंत, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक्स। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो सभी को, अगर मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन देख पा रही है, जस्ट मुझे चैट में बता दीजिए। इज इट, मतलब सबको स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? ओके, गुड गुड, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोली। तो वेलकम एवरीवन, ये हमारा आज इस सीरीज का लास्ट वेबिनार है, वेबिनार 5। हम अभी तक 4 वेबिनार कर चुके हैं, 2 फंडामेंटल्स, 2 टेक्निकल्स के ऊपर, 2 हमारे साइकोलॉजिकल के ऊपर थे, और अब ये हमारा एक फंडामेंटल के ऊपर वेबिनार है इस सीरीज का। ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, इम्पैक्ट ऑफ द न्यूज। हम टेक्निकल्स तो बहुत ट्रेड करते हैं, पर हमें फंडामेंटल्स भी एटलीस्ट कुछ नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे वो करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम वही चीजें कवर करेंगे कि जो भी आपके फंडामेंटल्स होते हैं, करेंसी से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड, जो फॉरेक्स कैलेंडर रहता है, कैसे वो न्यूज आती हैं, क्या इम्पैक्ट रहता है, न्यूज का मतलब क्या होता है कि करेंसी स्ट्रांग है या वीक है, उस तरीके से हम सब चीजों को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अगर टाइम मिला हम कैलेंडर्स को भी थोड़ा वहां पर देखेंगे। जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर डाटा है, जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, जस्ट उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। तो ये एक आपकी नॉलेज के लिए है। जैसे मैं बता चुका हूँ, हम साइकोलॉजिकल के ऊपर बात कर चुके हैं, टेक्निकल के ऊपर, और ये हमारा जो आज वेबिनार है, हम फंडामेंटल इसके ऊपर बात करेंगे। तो फंडामेंटल में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, व्हाट आर फंडामेंटल्स, कैसे वो न्यूज के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, न्यूज कैसे इम्पैक्ट करती है, और अगर फॉरेक्स कैलेंडर हम उसमें देख सकते हैं, कैसे हम न्यूज को देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें यही देखनी है कि व्हाट आर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स अगर मैं ब्रॉड व्यू में एक बड़ी उसमें बताऊं, तो कोई भी अगर आप स्टॉक का लें कि क्या स्टॉक की है, क्या फंडामेंटल्स हैं, कि कैसी कंपनी की प्रोडक्शन है, किस तरीके से चल रहा है, वो अच्छे नंबर्स हैं या बुरे नंबर हैं, उस तरीके से वो स्टॉक के प्राइस को इम्पैक्ट करता है। उसी तरीके से आपके माइक्रो व्यू ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पर भी अगर कंट्री के जो माइक्रो व्यूज हैं, मतलब कि जो इनके स्टैटिस्टिक्स हैं, किस तरह से वो कंट्री ग्रो कर रही है, क्या नंबर अच्छे हैं, वो इम्पैक्ट करता है कंट्री के ऊपर। कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, फिर वो आपकी करेंसी के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। अब कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप फंडामेंटल्स को एनालाइज कर सकते हैं? तो ओवर द जो टाइम चलता है, टाइम टू टाइम हम मंथली देखते हैं, जो कैलेंडर होता है वो एक सीरीज ऑफ इंडिकेटर होते हैं, जो वहां पर वो डाटा, जो इकोनॉमिक डाटा है, वो रिलीज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपको बताते हैं कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करने वाली है, कि कंपनी के जो नंबर्स आए हैं, जो कंट्री के जो नंबर्स आए हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और किस तरीके से ये इकोनॉमी ग्रो होगी या कंट्री की करेंसी की वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट करेगी। अब वही करेंसी अप जाएगी या डाउन जाएगी, और इन्हीं सभी मेन ड्राइवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। और कहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फॉरेक्स कैलेंडर जो रिलीज होते हैं मंथली या वीकली, आप देख सकते हैं, आप इनको ट्रैक कर सकते हैं। अब जर्नल इंफॉर्मेशन, मतलब कि फंडामेंटल की जर्नल इंफॉर्मेशन क्या है, कि अगर हम इससे समझें कि क्या है, कि गुड इकोनॉमी गुड हो रही है, किसी कंट्री की इकोनॉमी गुड है, सब प्रोडक्शन भी अच्छा है, डाटा है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो मतलब कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो वो करेंसी के लिए भी अच्छा है, और करेंसी के लिए भी अच्छा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसी तरीके से अगर इकोनॉमी बैड है, सारा डाटा वहां पर बेकार आ रहा है, प्रोडक्शन भी ठीक नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, वो आपकी करेंसी में इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर उसका मतलब है कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो लोअर हो रही है। जब करेंसी की वैल्यू हायर होगी,
तो हमारे लिए फंडामेंटल ट्रेडर्स के, अगर आप फंडामेंटली ट्रेड करना चाहते हैं या उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर इकोनॉमी गुड है तो करेंसी की वैल्यू क्या होगी, अप रहेगी। उसका मतलब क्या है, आप उसे बाय करना चाहेंगे। अगर वही इकोनॉमी बैड है तो करेंसी की वैल्यू लो होगी, आप उसे क्या करना चाहेंगे, आप उसे सेल करना चाहेंगे। अब जो न्यूज है वो मैटर करती है और हमारे लिए कैसे रेलेवेंट रहती है। तो जो यहाँ पर हर एक कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट का जो डेवलप्ड नेशन है, जो जितनी भी नेशन हैं, सबका एक सेंट्रल बैंक होता है जो इस चीज को रेगुलेट करता है। अब सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम यही होता है कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर्टिकुलर कंट्री की, उसको कंट्रोल करे। ये नहीं कि जस्ट कंट्री कहीं इसी तरीके से मैस हो जाए, किस तरीके से डाउन या अप, इस तरीके से साइड वे में चले, वो उस इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करे। और जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया के लिए है आरबीआई, अगर आप देखना चाहें तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। उसी के तरीके से अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं, जो हम आगे कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पर बताऊं कि मोहन जो सेंट्रल बैंक का काम है, जो मेन पर्पज है उसका काम यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप करना। और मॉनेटरी पॉलिसी में जब वो डेवलप करते हैं तो उसमें क्या चीजें वो देखते हैं, वो दो चीजें उनकी मेन रहती हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और जॉब एम्प्लॉयमेंट के नंबर को कंट्रोल करना। अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगी, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बहुत हाई है, सभी कंट्रीज में हाई है। अगर आप देखें यूएस में हाई है, तो सभी जगह पर क्या कर रहे हैं, वो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जैसे बैंक रेट इंटरेस्ट हो गए, और वो क्यों लेते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे जब हम चलेंगे। उसी तरीके से दूसरा उनका मेन काम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, उस चीज को कंट्रोल करें ताकि सभी लोगों को पैसा मिल सके, सबको जॉब मिल सके, और वो इस तरीके से अपने आप को सरवाइव कर सकें और आगे बढ़ सके। तो ये दो मेन काम है जो सेंट्रल बैंक का है, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हाई जा रही है तो वो इकोनॉमी के लिए बैड है, उसको वो कंट्रोल करेंगे। कुछ नंबर्स जो फॉरेक्स सीरीज की, जैसे मैंने कहा था कि ये जो फॉरेक्स के कैलेंडर है उसमें इकोनॉमिक डाटा आता है, उसी तरीके से उसको वो रिलीज करेंगे। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा डाउन जा रही है तो उसके लिए फिर वो अलग से एक्शन लेना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन हाई हो या इन्फ्लेशन डाउन हो, दोनों तरीके से वो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होती है। और सेंट्रल बैंक का काम यही है कि उसको हेल्दी ग्रोथ करना है और इस चीज को बैलेंस बना के रखे। और इस चीज को बैलेंस बनाने के लिए उनके पास दो ही चीजें हैं। तो मेन चीज क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो क्या होता है, पर्टिकुलर कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिसाइड करते हैं कि 3 साल की या 5 साल की, 1 साल की क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकें। और मॉनेटरी पॉलिसी में जो मेन मेजर्स उनके रहते हैं, पहला आता है आपका इंटरेस्ट रेट, कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। और उसमें दूसरा चीज क्या आता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, जो आप ये जो फॉरेक्स कैलेंडर में या कहीं पर भी देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूज हैं या मेजर्स होते हैं, वो इसको देखते हैं कि ये क्या डाटा चल रहा है, क्या ये इकोनॉमी गुड चल रही है, डाउन चल रही है, और किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम आगे अभी कवर करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट और आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स। उसके बाद इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, वही इंटरेस्ट रेट है जो आपका डिपॉजिट या बोरो रेट में रहता है। क्या होता है, इन्फ्लेशन हाई रहेगी, मनी सप्लाई कम है, इंटरेस्ट रेट को उन्हें बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा ताकि उसको वो रेगुलेट कर सके। अब सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं कि हमें इसको बढ़ाना है या कम करना है, और उसके वो पब्लिक के ऊपर ही इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी आपका कार लोन होता है या कार्ड लोन होते हैं या मॉर्गेज होते हैं, जो भी कंपनीज के लिए लोन होते हैं, आप देखते हैं तो वो इम्पैक्ट करते हैं इसी लेवल पे। तो सभी के सभी ये सेंट्रल बैंक से रेगुलेटेड होते हैं। अगर आपका लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो आपको ज्यादा रेट देना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर वो कम हो गया है, डिफ्लेशन ज्यादा है, बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीजें सेंट्रल बैंक से द्वारा रेगुलेट होती हैं। अब आते हैं आगे कि अब सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है या बढ़ा दिया है, उसका मतलब क्या है। अगर कोई भी कंट्री है, कहीं पर भी उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो उसका मतलब है कि कंट्री की जो स्ट्रॉन्गर करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाह रही है, मोर पीपल वहां पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको भी इंटरेस्ट का वो फायदा मिल सके। तो जब भी आप देखिए, कोई भी बैंक अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा, तो इसका मतलब है वहां पर करेंसी की वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाह रहा है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहेगा तो लोग ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट हाई होना मतलब कि स्ट्रॉन्ग करेंसी होना। वहीं दूसरी तरीके से अगर बैंक रेट ने इंटरेस्ट रेट को कट किया है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर वीकर करेंसी।
तो जहां पर वहां पर फिर लोग कम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लोग पैसा निकालेंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वो इनकरेज किस चीज को कर रहे हैं कि आप अपना पैसा बैंक में जमा कराइए, ज्यादा स्पेंड मत कीजिए, सेव कीजिए, नहीं तो उस करेंसी को फिर वो ताकि डाउन ले जा सके, ताकि जो इन्फ्लेशन चली हुई है उसको वो कंट्रोल कर सके। तो दो ही चीजें हैं, अगर इंटरेस्ट रेट हाई जाते हैं तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग करेंसी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा नीचे जाते हैं तो मतलब कि वीक करेंसी। अब सेंट्रल बैंक कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या डाउन करना है? उसके लिए वो जो भी इकोनॉमिक डाटा होता है कंट्री का, उसको वो देखते हैं। और वो क्या देखते हैं? न्यूज को देखते हैं, प्रोडक्शन और जितने भी मेजर्स हैं उन सभी को देखते हैं। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हैं तो वो आप भी उसी डेटा को देखते हैं जो उनके पास होता है, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कैसे हम इसमें इंटरेस्ट रेट को डिसीजन को हाइक करना है, डाउन करना है। और वो कौन कौन से इंडिकेटर्स जो नंबर्स हैं उनको देखते हैं, उन्हीं के बारे में हम मेन यहाँ पर बात करेंगे, और आपको उन्हीं को समझना होगा कि कैसे आप ये इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, जो नंबर 1 पे आता है आपका बिगेस्ट न्यूज, ये हर एक महीने की जो होती है वो होती है एनएफपी की न्यूज। एनएफपी का न्यूज का मतलब क्या होता है? जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर होते हैं। तो अगर जो यूएस में है, यूएस में इसको नॉन फार्म पेरोल बोलते हैं, और बाकी कंट्री में अगर आप इसको देखें तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट नंबर देखेंगे। तो जब भी आप फॉरेक्स कैलेंडर देखेंगे तो वहां पर पहले हर महीने के पहले फ्राइडे को जो एनएफपी की न्यूज आती है, उसी तरीके इसे नॉन फार्म पेरोल या अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर कह सकते हैं। बाकी कंट्री का जो भी आएगा उसे अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से ही जाना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? मतलब कि अगर लोगों के पास ज्यादा काम है, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर कम जा रहा है, इसको मेजर करते हैं सेंट्रल बैंक जब भी डिसाइड करेंगे कि इस महीने के जो एनएफपी के नंबर हैं वो क्या आए हैं, पिछले महीने क्या थे, क्या इस बार जॉब ज्यादा क्रिएट हुई है, लोगों के पास ज्यादा काम है, लोगों के पास ज्यादा काम होगा तो मतलब कि वो ज्यादा अर्न कर पाएंगे, ज्यादा लोग अर्न कर पाएंगे तो ज्यादा सेव कर पाएंगे, ज्यादा सेव कर पाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे, और जब ज्यादा लोग स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, प्राइसेस हाई जाएंगे, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो फिर बैंक को रेट को क्या करना होगा, उसे बीच में आना होगा, और उस इन्फ्लेशन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक करने होंगे। इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मतलब वो इनकरेज करेंगे कि आप पैसा सेव करें, ज्यादा स्पेंड ना करें, बोरोवर ज्यादा पैसा ना लें बैंक से, और बैंक में पैसा ज्यादा डालें ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन। नहीं तो अगर वो इस तरीके से चलता जाएगा, लोग स्पेंड करते जाएंगे, तो वो फिर आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरीके से सभी नंबर यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं। तो पहला आपका हो गया एनएफटी का। अब दूसरा अगर हम बात करें एवरेज अर्निंग, एवरेज अर्निंग यही जो हमारी अर्निंग होती है, हर महीने का एक डाटा आता है हर एक कंट्री का कि वहां की उस महीने की एवरेज अर्निंग कितनी है, पिछले महीने कितने थी, इस महीने कितनी है। अगर अच्छी है तो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, अगर बेकार है पिछले महीने से मतलब लोग कम कमा रहे हैं। अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा कमा रहे हैं तो क्या करेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, प्राइसेस अगेंस्ट ज्यादा बढ़ेंगे। जब प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, और इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी फिर अगेन बैंक को यहाँ बीच में आना पड़ेगा और वो फिर इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा। तो सेम प्रोसेस जैसे एनएफपी के लिए मैंने आपको बताया एवरेज अर्निंग। तो यही जो मेन फैक्टर हैं, ये 9-10 फैक्टर हैं जिनके बारे में बात करूंगा, और किस तरीके से देखिए आप सभी इंटरेस्ट रेट को इंडिकेट करते हैं। तो दूसरा हुआ एवरेज अर्निंग। तीसरा बात करें रिटेल सेल्स। अगर किसी कंट्री की सेल्स ज्यादा हो रही है, क्या मतलब है इसका, मतलब कि लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अगर पिछले महीने अगर 100,000 की सेल थी, इस महीने 200,000 की सेल है, तो लोगों ने क्या किया है, ज्यादा स्पेंड किया है। ज्यादा स्पेंड किया है तो प्राइस क्या होगा, अब जाएगा। अब जाए मतलब कि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस ऊपर है, इन्फ्लेशन हाई होगी, हाई होने के चांसेस हैं। और फिर बैंक को रेट को क्या करना होगा, अगेन बीच में आना होगा, इंटरेस्ट रेट हाइक, ताकि वो नीचे जा सके। सेम उसी तरीके से उल्टी तरफ से अगर आप देखें, रिटेल सेल्स के नंबर इस महीने पिछले महीने के मुकाबले बेकार आए हैं, मतलब कि लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो प्राइस क्या होंगे, डाउन जाएंगे, डाउन जाएंगे तो फिर बैंक को बीच में आना होगा और इंटरेस्ट रेट को नीचे करना होगा, ताकि वो पैसे ले सकें, ताकि बोरोइंग कॉस्ट जो हो उनकी कम हो सके। तो दोनों तरफ से आपको समझना होगा कि यही मेन जो ड्राइवर्स हैं, यही जो है सेंट्रल बैंक इसको देखता है, मॉनिटर करता है, और उसके बेस पे ही फिर आपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट आपका अब जाएगा या इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। और वही फिर आपकी करेंसी पर इंपैक्ट करेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो करेंसी अप जाएगी, आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप उसे बाय करना चाहेंगे। अगर वही उसको कम करेंगे, करेंसी की वैल्यू भी डाउन जाएगी। तो सब इंडिकेटर, ये जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब एक तरीके से करेंसी को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये था आपका रिटेल सेल्स। चौथे नंबर पे आता है आपका ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो आप हर वीक या डेली बाई नहीं करते हैं।
ये वो गुड्स होती हैं जो आप जैसे कि हो गया इसमें टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, इस तरह की, जो कि आप वीकली या डेली बाय नहीं करते, जो आप मंथली या फिर साल भर या 2 साल बाद इस तरीके से बात करते हैं, जो कि जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा हो जाता है। और ये कब आप लोग बाय करते हैं? जब आपको पता हो कि मेरा एम्प्लॉयमेंट सेफ है, मेरी हमारी कंट्री की इकोनॉमी ठीक है, मैं जो भी यहाँ पर इसको खरीदूंगा मैं इसको पे भी कर सकता हूँ, अगर मैं क्रेडिट पे ले रहा हूँ या अगर मैं इसे कैश में खरीद रहा हूँ तो मुझे भरोसा है कि मुझे अगले महीने पैसा मिलेगा क्योंकि मेरी जॉब सेफ है। और जब इस तरीके से आप ज्यादा इसको खर्च करेंगे, मतलब कि ड्यूरेबल गुड्स के नंबर अगर पिछले नंबर से महीने से ज्यादा है, मतलब कि आप जो अगर आप देखें जो भी फॉरेक्स कैलेंडर का है, अगर एक्चुअल डाटा पिछले महीने से अगर उसको कंपेयर करें, अगर वो ज्यादा है, लोगों ने ज्यादा स्पेंड किया है, तो अगेन आपके दिमाग में आवाज आना चाहिए कि क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फिर बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, अगेन फिर करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होगी। और दूसरी तरफ से अगेन अगर ये नंबर बेकार है तो फिर बैंक रेट इंटरेस्ट डाउन करेगा तो करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी। ये हो गया चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर आता है आपका पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये जो नंबर है ये पिछले जो 4 इंडिकेटर्स मैंने बताए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। जो पिछले 4 इंडिकेटर्स थे, जो हमने नॉन एम्प्लॉयमेंट, एवरेज अर्निंग, इसके बारे में बात करी, पर यहाँ पर जो पीएमआई है ये आपका फॉरवर्डिंग इंडिकेटर है। वो 4 जो थे वो लैगिंग इंडिकेटर थे, वो पिछले महीने के डाटा को कंपेयर कर रहे थे कि पिछले महीने क्या हुआ और इस महीने क्या हुआ है, उसके बेस पे फिर वो डिसीजन लेते थे। यहाँ पर क्या होता है, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसे फॉरवर्ड इंडिकेटर, मतलब कि क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है या जो भी मैनेजर्स हैं कंस्ट्रक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग से, वहां से उनसे सर्वे कराती है कि उनका फोरकास्ट क्या है, उनका आउटलुक क्या है, कि आने वाले महीनों में, आने वाले साल में कैसे वो परफॉर्म करेंगे, क्या नंबर्स अच्छे हैं, कितना वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, किस तरीके से वो इकोनॉमी को देख रहे हैं। और उसके बेस पे फिर वो इस सर्वे के बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये इकोनॉमी अच्छी ग्रो होगी या इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नंबर होता है कि 50। अगर पीएमआई इंडेक्स उस कंट्री का जो भी उन्होंने सर्वे किया, अगर वो 50 से ऊपर आया है तो मतलब कि कंपनी जो जो इकोनॉमी है कंट्री की वो एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो वहां पर क्या है, उसके एक्सपेंशन के ज्यादा चांसेस है। अगर वो 50 से कम है तो क्या है कि वो इकोनॉमी डाउनग्रेड में है, वो श्रिंक हो रही है, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसी हिसाब से फिर उसको इंटरेस्ट रेट के डिसीजन बढ़ाने पड़ेंगे कि क्या प्राइसेस हाई जाएंगे, क्या प्राइसेस डाउन जाएंगे, और फिर बीच में बैंक को आना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पीएमआई एक स्पेशल है, ये एक सर्वे है। बाकी 4 जो थे वो आपके लैगिंग इंडिकेटर थे, पिछले महीने के डाटा को कंपेयर करना। यहाँ पर आगे आने वाले दिनों का डाटा देखते हैं कि क्या ये महीने में होने वाला है और उसके बेस पर वो डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है आपके हाउसिंग डेटा। हाउसिंग डेटा में ज्यादा यहाँ पर कवर नहीं करूंगा, ज्यादा यही मेन हम ये देखते हैं कि हाउसिंग कितने नंबर सेल हुए हैं किसी कंट्री में, कितनी वहां पर उनके पास इन्वेंट्री है, कितने पहले अन यूनिट सोल्ड रह गए हैं, कितने सोल्ड हो गए हैं, कितने लोगों ने मॉर्गेज लिया है, कितना लोन लिया है, कितना क्रेडिट लिया है, और कितना वो रिपे कर पाए हैं। तो इस चीज को देख कर ही क्या होता है, जब भी आप हाउसिंग या कोई भी घर खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, आप क्रेडिट लेते हैं कि मतलब आपको भरोसा है कि मेरी जॉब सिक्योर है, मैं सेफ हूं, मैं बाई कर सकता हूं, मुझे इकोनॉमी के ऊपर भरोसा है, मेरी जॉब सेफ है और मैं ये क्रेडिट ले सकता हूं। तो क्योंकि आप घर एक या हर रोज तो डेली बाई नहीं करते हैं, तो आप बड़ी अमाउंट को इस तरीके से खरीदते हैं। तो अगर जब ये होगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा पैसा खरीद लेंगे, बैंक से क्रेडिट ज्यादा लेंगे, सब जो क्रेडिट ज्यादा लेंगे, क्या होगा, जो हाउसिंग है उसके प्राइसेस ज्यादा जाएंगे, प्राइसेस अगेन बढ़ेंगे। क्या होगा, प्राइसेस का मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए, प्राइसेस का मतलब है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी मतलब गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ेगा। अगर प्राइसेस डाउन जाएंगे तो डिफ्लेशन है, तो फिर प्राइसेस को कट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को, तो फिर क्या होगा, करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी। तो इस तरीके से सब ये चीजें कनेक्टेड हैं और यही इस तरीके से इंपैक्ट करती हैं। और ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग के लिए देखें। आप भले ही टेक्निकल करें पर एटलीस्ट फंडामेंटल ये मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये हाउसिंग डाटा आपका इंपैक्ट करता है। फिर आपका आ जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई भी आप इसको बोलते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब कि कोई कंट्री के जो भी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बनाने के लिए जो भी उनके मटेरियल है, जो ऑयल है या जो भी सर्विस उसको लगी है बनाने में, अगर उसके प्राइस हाई हैं, उसके प्राइस हाई हैं, तो क्या होगा, वो एंड प्रोडक्ट में डालेंगे। एंड प्रोडक्ट में मतलब कि हमें, जो हम तुम्हें खरीदने होंगे, हम जब तुम खरीदेंगे तो प्राइस हाई, ऑलरेडी हाई हैं, तो हम ज्यादा पे करेंगे, हम ज्यादा पे करेंगे, प्राइसेस हाई चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन हाई चल रही है।
अब देखिए सीरीज वही चल रही है, सब में यही चीजें हैं। प्राइस हाई जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बैंक को बीच में आना पड़ेगा, क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, यही चाहते हैं वो। और अगर ये नंबर बेकार होते हैं, इनवर्सली आप उसको देखें कि फिर आपको उसको इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी। तो पीपीआई ये हुआ। फिर आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कि हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी की, आपके पास पैसा कितना है, कि उस इकोनॉमी के, उस कंट्री के पास पैसा कितना है, या हम कहें कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कितनी, मेरा हेल्थ है, मेरी हेल्थ कितनी है, मेरे बैंक की हेल्थ कितनी है, ठीक है ना। तो जो ये बताता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आप के पास पैसा ज्यादा है, आप उसे स्पेंड करेंगे, आप स्पेंड करेंगे, अगेन प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप स्पेंड करेंगे उतना प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, अगेन बैंक रेट बीच में। तो यही साइकिल चलता रहेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर आपको एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए कि सभी सर्कल में ये जो नंबर्स हैं, जो इंडिकेटर हैं, सभी एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक का काम यही है कि उसको इन्फ्लेशन को और जॉब एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है। और वो इन्हीं इंडिकेटर्स को देखती है और इनको एनालाइज करती है, हम भी इन्हीं को एनालाइज करते हैं, पर इसके बेस पे वो फिर अपना डिसीजन लेते हैं क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे, करेंसी की वैल्यू कम होगी। ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सीधा प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं। प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब बैंक रेट इंटरेस्ट हाई। अगर प्राइस डाउन हाई है तो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, अगर प्राइस डाउन में है तो इंटरेस्ट रेट को डाउन करेंगे ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि सेंट्रल बैंक को ये मैंडेट है कि उन्हें इस चीज को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। अगर वो रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर एक तरीके से आप देखेंगे काफी कंट्रीज ऐसी हैं उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, तो एकदम से इकोनॉमी क्रैश होती है या नहीं होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में पहले से ही डिसाइड हुआ होता है, और उसके बाद इन चीजों को वो जो ये मेन फैक्टर हैं मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कैसे डाटा आ रहा है, कैसे नंबर चल रहा है, और उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं कि सीपीआई या ये पीपीआई जो भी हैं उनके बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो ये जो मेन फैक्टर्स थे, जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट हाइक या डिक्लाइन करना इन करेंसी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, और वो कैसे इसका डिसीजन लेते हैं वो यही इकोनॉमी को चेक करेंगे। जो मैंने अभी आपको ये 8-9 नंबर बताए हैं, जो मेजर फैक्टर हैं, जो मेनली बैंक अपना ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बेस पे वो ऑल द डाटा चेक करेंगे कि क्या फ्यूचर में है, क्या पास में हुआ, और किस तरीके से वो जो आपके सर्वे हैं उसको भी वो इस काउंट करेंगे, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हाँ इंटरेस्ट रेट को हाइक करना है, इंटरेस्ट रेट को डाउन करना है। और जो सेंट्रल बैंक हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे लिए इंडिया में अगर आप देखें तो आरबीआई है। आरबीआई ने अभी जो आपके इंटरेस्ट रेट है उसको हाइक किया है। उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन ज्यादा चल रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा चल रही है, उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाया है तो मतलब कि करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होगी, क्योंकि अभी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, तो उस चीज को भी कंट्रोल करना है। तो हर एक कंट्री के अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं, वो और कमेटी होती है जो इस चीज को मॉनिटर करती है। अगर आप देखें यूएस के लिए, आप कैलेंडर में देखते होंगे एफओएमसी का नाम आता है, जिसका मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। तो वो उस चीज को कंट्रोल करती है यूएस के लिए, जो डॉलर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यूरोजोन के लिए ईसीबी, ये भी कॉमन नेम है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो यूरोजोन के लिए कंट्रोल करती है। फिर एनजी, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, आरबीएनजीडी, जो वहां के न्यूजीलैंड के लिए कंट्रोल करता है। फिर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलियन, मैं यहाँ पर इसको मूव कर देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीए। उसके बाद फिर आपका आता है यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड, कनाडा के लिए बैंक ऑफ कनाडा, और फिर जापान के लिए बैंक ऑफ जापान। तो ये सभी बैंक हैं जो हर एक कंट्री के, जो वहां के उस कंट्री की करेंसी की वैल्यूएशन को मॉनिटर करते हैं और डिसाइड करते हैं। और इनकी फिर एक कमेटी बनती है जो डिसाइड करती है कि हाँ हमें जो करेंसी के लिए जो डिसीजन लेने हैं, हमें रेगुलेट करना है, इकोनॉमी कैसे जा रही है, उस कमेटी में वो डिसाइड करते हैं। तो आप देखें जो भी कमेटी है वो मीट करेगी, जैसे ये सभी कमेटी होगी जो हमने अभी नाम आपको बताए थे। तो ये एक जगह पे मीट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हाँ कंपनी की इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या नंबर्स हैं, क्या अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, जॉब एम्प्लॉयमेंट को भी स्टेबल रखना है। तो जो मैंडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कैसे मेंटेन कर सकें। और जो इस कमेटी में फिर उनको ये डिसीजन लेना होता है कि हाँ क्या हम बैंक रेट की इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे या लोअर करेंगे। ये एकदम से जस्ट 1 या 2 नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, काफी चीजें जो फैक्टर वो दिमाग में, माइंड में उनको रखते हैं और उनको
पूरी तरीके से मॉनिटर करते हैं, उसके बेस पे फिर ये डिसाइड करते हैं कि बैंक रेट का इंटरेस्ट ऊपर जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो मेजर सेंट्रल बैंक हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिक कैलेंडर्स में भी आप देखते हैं कि फेड चेयर है जो पावेल है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोल रहे हैं, मतलब उनकी स्पीच होती है। सभी जो सेंट्रल बैंक हैं जो मेजर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी जो स्पीच होती है वहां पर वो बताते हैं। वो एकदम से शॉकिंग न्यूज मार्केट में नहीं देंगे कि कुछ भी एकदम से कि ये नंबर बेकार हैं, ये नंबर बहुत अच्छे हैं, और इस ताकि वो करेंसी वहां पर ट्रबल ना हो। वो बहुत ही पोलाइट वे में और बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में जो भी नंबर्स होते हैं उनको वहां पर एक्सप्रेस करते हैं। तो हर महीने जब भी इनके क्वार्टरली जो भी इंटरेस्ट रेट आएंगे उसके बाद उनकी स्पीच होती है, उसको काफी मॉनिटर किया जाता है। जब भी आप वहां पर देखेंगे उस दौरान किसी उस करेंसी की जो प्राइस में है वो देखिए बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है, क्योंकि वहां पर फिर वॉल्यूम भी, क्योंकि वो जो वहां पर स्पीच देते हैं उससे कुछ पता चलता है, उससे बहुत कुछ इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर सेशन रहते हैं जहां पर और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि स्पीच में क्या होता है वो पहले से ही जो उन्हें बताया गया है उसको वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में जो अनप्रिपेयर्ड है, मतलब जो उन्हें पता नहीं, मतलब कि क्वेश्चन में क्या कोई पूछेगा उसके बाद ही वो बताते हैं, तो वो जो वहां पर वो बताते हैं उसके बेस पे और ज्यादा इंटरप्रिटेशन होती है। पर मेन उनका काम यही होता है कि कोई शॉकिंग न्यूज एकदम से ना दें ताकि कंट्री के लिए वो बुरी हो, करेंसी के लिए बुरी हो। जस्ट एक वो प्रिपेयर्ड स्पीच के साथ कैसे उसको एक्सप्लेन करना है वो वहां पर बताते हैं। तो आप देखें फेड चेयर पावेल बोलते हैं, या फिर लोवे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, फिर उसी हिसाब से मैकलेन बैंक ऑफ कनाडा के या बेली बैंक ऑफ इंग्लैंड के, ये स्पीच आप देखते होंगे जो कि कैलेंडर में आती हैं। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो कैलेंडर में आती हैं ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री या कैलेंडर कैसे देख सकते हैं। आप या तो एक्सनेस के कैलेंडर में भी जा सकते हैं, आप एक्सनेस का कैलेंडर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अगर दिखाना चाहूं, मुझे बताइएगा क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी, अगर सभी को विजिबल है जो मैं स्क्रीन अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक्सनेस की। ओके, तो कैलेंडर के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कैलेंडर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक्सनेस के लिए यहाँ पर बताऊँ, आप टूल्स में जाएं तो इकोनॉमिक कैलेंडर ये यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो जो कैलेंडर्स हैं, आप करेंसी जो भी आप सेलेक्ट करने चाहें उसी हिसाब से यूरो आप यहाँ से देख सकते हैं, और वही जो फिल्टर्स हैं आप यहाँ पर एक्चुअल फोरकास्ट या प्रीवियस इस तरीके से देख सकते हैं। या फिर जो मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फिल्टर आउट करना है। पहले आपको टाइम, जो भी टाइम है, आप देखिए यहाँ पर मेरे को एक हफ्ते का सिलेक्ट करना है, 2 हफ्ते का, 1 से 14 यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, और इसको मैं देख रहा हूँ तो ये उस डेट का यहाँ पर डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपको 2 फिल्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे किस तरीके की न्यूज को देखना है। मुझे रेड न्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर लेस इंपॉर्टेंट जो ऑरेंज कलर की है, या फिर जो येलो है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। या फिर हॉलीडेज वगैरह रहते हैं तो आप इसलिए उसको देख सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी करेंसी आपको देखनी है, अगर मुझे नहीं देखनी है मैं उसको फिल्टर आउट कर सकता हूँ। मतलब कि मैं चाइना को अगर नहीं देखना चाहता हूँ उसको फिल्टर आउट कीजिए। कौन कौन से इवेंट्स है, टाइप्स हैं जो आप देखना चाहें, जैसे हमने अभी बात करी जो सर्वेज वगैरह हैं, हाउसिंग नंबर हैं, स्पीचेज हैं, सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन ग्रोथ, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जस्ट अप्लाई फिल्टर, तो उस तरीके से वो डाटा पूरा यहाँ पर आ जाता है। अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट में देखें, पहला आपका डेट आ जाती है, फिर किस टाइम पर वो न्यूज आनी है, उस डेट को किस करेंसी से रिलेटेड है, यहाँ पर करेंसी देखेंगे क्या इम्पैक्ट है, रेड है, येलो है, या बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देखे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉलीडे है तो इसका यहाँ पर उस करेंसी में, उस कंट्री में हॉलीडे है तो वहां पर कोई न्यूज नहीं आएगी। क्या डिटेल है आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या डिटेल चल रही है, क्या प्रीवियस डेटा था, इसका मतलब क्या है, अगर आपको जानना है, और पिछले नंबर्स क्या है हिस्ट्री के, आप इन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर कोई रिलेटेड स्टोरी आप यहाँ पर भी उसमें देख सकते हैं। मैं इसमें बैक जाता हूँ दोबारा से, यहाँ पर ये एक डे का आ गया है, अगर हम इसको बैक करें 1 से लेके 14। ओके, और फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है, फिर यहाँ पर आप देखिए एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस और ग्राफ। ग्राफ में क्या, वही जो क्या ट्रेंड चला हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप पूरा उसको न्यूज को फॉलो करना चाहे कि क्या नंबर चले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस का जो डाटा है वो पिछले मंथ या पिछले क्वार्टर का जो भी होगा। फोरकास्ट जो भी होता है वो उसके बेस पे फोरकास्ट करते हैं कि हाँ आने वाले नंबर है वो किस तरीके के रहेंगे। तो एक्चुअल जो नंबर होता है वो फोरकास्ट से कंपैरिजन किया जाता है कि आपका नंबर अच्छा है या बुरा है। अगर वो बुरा है तो यहाँ पर वो रेड हो जाएगा, आप यहाँ पर रेड देख रहे हैं। अगर वो पिछले नंबर से अच्छा है तो वो ग्रीन हो जाएगा, आप यहाँ पर उसे ग्रीन में देख सकते हैं। तो अगर न्यूज अच्छी आएगी उस करेंसी के लिए तो अच्छा है, बेटर है।
और जैसे मैंने बोला वो सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं कि हाँ नंबर अच्छे आए हैं मतलब कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है वो स्पेंड करेंगे मतलब कि फिर प्राइजेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस मतलब बढ़ना मतलब कि बैंक रेट को इंटरेस्ट बीच में आना पड़ेगा ताकि उसको रेगुलेट कर सके और इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। तो जो ये सभी चीजें हैं इसको फोरकास्ट से कंपेयर किया जाता है, प्रीवियस के बाद आपका फोरकास्ट रिलीज होता है, फोरकास्ट के बाद एक्चुअल नंबर आने से पहले आप उनको कंपेयर करते हैं और उस टाइम पर वो न्यूज आती है। यहाँ पर आप इसका टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइम पर आपको देखना है, तो आप अपनी सेटिंग अपने टाइम हिसाब से आप टाइम जोन में यहाँ पर जाकर इसमें सेट कर सकते हैं। अब आती है जैसे हमने पीएमआई की ही बात की थी, तो जैसे पीएमआई का नंबर है कि जो प्रोड्यूसर मैनेजर इंडेक्स जो कि होता है कि आने वाले दिनों में क्या रहेगा, अगर वो 50 से ऊपर चल रहा होता है तो मतलब कि इकोनॉमी के लिए गुड है, और अगर 50 से नीचे है मतलब इकोनॉमी के लिए बेटर है। तो ये जो पीएमआई के इंडेक्स हैं जो फॉरवर्डिंग इंडिकेटर होता है जो कि हर महीने हर एक कंट्री के लिए अलग अलग आता है। उसी तरीके से आप देखिए हमने इंटरेस्ट रेट की बात की थी, अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का टाइम है, सभी जगह पे इन्फ्लेशन आप देखें, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है। तो अगर आपने देखे पिछले हफ्ते आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट 0.25 का फोरकास्ट था, उन्होंने इंक्रीज किया है 0.35। हमने जो अभी तक बात की है अभी सेमिनार में, इंटरेस्ट रेट हाइक का मतलब करेंसी स्ट्रांग मतलब कि लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्ट करेंगे तो फिर मतलब कि करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक करने का मतलब यही है, क्योंकि इंडिकेटर उन्होंने सभी चीजों को मॉनिटर किया है, इन्फ्लेशन आई है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। पर ये मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर फिर एकदम से ऊपर जाएगा, क्या पता फिर बाकी दूसरी कंट्री भी इंक्रीज करेंगे। और वही आप यहाँ पर कैलेंडर में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर उन्होंने इंक्रीज किया, वो भी चाहेंगे कि मेरी करेंसी की वैल्यू जो इंक्रीज हो। तो यहाँ पर फिर देखिए पाउंड में भी, यहाँ पर भी ऑफिशियल बैंक रेट था पिछले हफ्ते 5 मई को, यहाँ पर देखिए उनका क्या 0.75 था, फोरकास्ट था 1, उन्होंने 1 किया, तो 0.75 से 1, तो उन्होंने भी इंक्रीज किया है। तो वो काउंटर इफेक्ट करेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने भी इंक्रीज कर दिया, फिर पाउंड ने भी इंक्रीज कर दिया। अगेन फिर फेड का भी देखिए जो यूएसडी का है, तो यहाँ पर भी उनके नंबर आए थे, उन्होंने भी इंक्रीज किया है। अगर आप यहाँ पर देखें जो हमारा थर्सडे को था पाउंड के बाद ये रहा, पर आप अगर देखें नॉन एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स को देखें, यहाँ पर देखें नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब उसको रेगुलेट करना है। 428 थे, 390 का फोरकास्ट था मतलब कि कम होने थे, पर अच्छे गए हैं 428 मतलब कि उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो वही फिर प्राइस हाई जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि ये सब चीजें उनको कंट्रोल करनी है, और यही जो हमने अभी बात की है कि क्या इनके पीछे नंबर के पीछे रीजन है और किस तरीके से वो हाइक करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था जीबीपी का हाइक था पिछले हफ्ते, और यूएसडी ये रहा, वो मैं नीचे देख रहा था वेंसडे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरल फंड्स रेट, तो इनका क्या था 0.50, 50 से 1 का फोरकास्ट था और उन्होंने इंक्रीज किया 1। तो आप देखिए 3 कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है यहाँ पर, मतलब कि सभी जो है इन्फ्लेशन को टैकल करना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइजेस मतलब कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, और या फिर प्राइजेस की मतलब की क्वांटिटी इतनी नहीं है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो उनको बीच में आना पड़ेगा ताकि लोग सेव कर सकें, बैंक में पैसा ज्यादा रखें या अपने पास सेव रखें, बोरो ज्यादा ना करें। और उसके लिए क्या करेंगे, बैंक रेट इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। और जैसे मैंने बोला आरबीआई अपने इंडिया में भी उन्होंने बैंक रेट के इंटरेस्ट को बढ़ाया है, रीजन सेम यही है, तो वो इस चीज को इंक्रीज करेंगे। अब यूएसडी ने इंक्रीज कर दिया तो ये मतलब है कि अब यूएसडी बहुत ज्यादा, यूएसडी आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग चला हुआ है क्योंकि और भी मेजर्स हैं जो आप देखेंगे। पर पाउंड ने भी इंक्रीज किया है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने भी इंक्रीज किया है, अब वो कितना इंपैक्ट आता है बाकी चीजों को भी हमें यहाँ पर देखना होगा। पर फेड ने है कंटिन्यूसली हर क्वार्टरली वो इंक्रीज करते आ रहे हैं, जिस वजह से आप देख सकते हैं यूएसडी के नंबर, यूएसडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आजकल चल रहा है। और जो और भी हमने न्यूज देखी, तो हमने यहाँ पर पीएमआई को देख लिया, हमने यहाँ पर बैंक रेट के इंटरेस्ट को देख लिया, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाउंड की है उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके बारे में वो बताते हैं, क्या समरी है, वो सब चीजें आप देख सकते हैं, आप इनमें क्लिक कर सकते हैं, क्या क्या है, क्या उन्होंने बढ़ाया, ये सब सारे चीजें आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ना चाहें इसको फॉलो कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, तो मेजर जो आपको देखना होगा वो मेजर इंडिकेटर्स हैं, आप इन्हीं को फॉलो करें, आपको ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो पीएमआई एक यहाँ पर था, मैंने आपको बताया था, जो कि यूएसडी के लिए है। उसी तरीके से यहाँ पर आप कनाडा का देख सकते हैं आईवी, तो जो वहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डाटा कलेक्ट करेंगी, और पीएमआई नंबर अगर 50 से, जैसे मैंने बोला, ऊपर जाता है तो मतलब कंट्री ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, 50 से नीचे रहता है मतलब कम इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, वहां पर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए नंबर यहाँ पर 60 है, भले ही नंबर बुरे हैं पर फिर भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर प्रॉब्लम है।
तो अलग अलग सर्वे के नाम होते हैं, जैसे यहाँ पर PMI के लिए IV का दिया हुआ है और यहाँ पर था ISM का। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं उस कंट्रीज की, वो इनको ऑर्गेनाइज करती हैं। और जैसे मैंने बोला स्पीच के लिए होता है, तो FOMC की मेंबर बुलार्ड स्पीच, वॉलर स्पीच, ये स्पीच करते हैं, इसका इम्पैक्ट भी बहुत आता है। MPC बैंक ऑफ इंग्लैंड के फाउंडर्स स्पीक, तो ये आप देखिए सभी बैंक के जो वो होते हैं वो यहाँ पर स्पीच देंगे और उन स्पीच में काफी ज्यादा इंटरप्रिटेशन होगी जो इम्पैक्ट करेगी न्यूज की। और जैसे बैंक रेट का रेट डिसीजन आता है उसके बाद इमीडिएटली उनकी स्पीच होती है। जैसे अगर आप फेड का देखें, जो उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज किया था, उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे और वो क्वेश्चन आंसर सेशन में वही अनप्रिपेयर्ड जो चीजें हैं वो बाहर निकल के आती हैं, उसके बेस पे काफी जो फंडामेंटली ट्रेडिंग करते हैं उन चीजों को बहुत इंटरप्रेट करते हैं कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने इस चीज को बोला था जो इस कंट्री को इफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। पिछले महीने इसने ये चीज बोली थी, पिछले महीने ये नहीं बोली थी। इस तरीके से इस चीजों को एक एक चीजों को यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ेगा। पर आप इन चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं देख सकते, आप केवल ये देखें कि क्या नंबर्स आए हैं, प्रीवियस फोरकास्ट से क्या था, एक्चुअल क्या है, क्या कंट्री के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे और बाकी कंट्री से भी आप उसको इम्पैक्ट करेंगे। तो ट्रेडर्स के लिए, हमारे लिए भी यही चीजें हैं जो हम मॉनिटर करते हैं। बैंक भी इन्हीं चीज को मॉनिटर करता है कि कैसे फिर वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन डिसाइड करते हैं कि कंट्री कैसे ग्रो कर रही है, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि कैसे उसको रेगुलेट करना है। तो ये सभी नंबर्स आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं अपनी स्लाइड पे चलता हूँ। तो होप गाइस आपको एटलीस्ट फंडामेंटल के बारे में पता चला होगा कि एटलीस्ट किस तरीके से बैंक अपने ये इंटरेस्ट रेट किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्या ये सर्कुलेशन रहता है। तो जैसे मैंने मेन इंडिकेटर्स यहाँ पर बताए थे आपको, वो वन बाय वन सेम एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं कि अगर वो नंबर बढ़े, प्राइस के आपको प्राइस को आपको देखना है। प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बैंक को बीच में आना पड़ेगा। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, डिफ्लेशन हो रही है, बैंक को बीच में आना पड़ेगा। और उसके बेस पे ही इंटरेस्ट रेट की डिसीजन या तो हाई करना है या डाउन करना है। और फिर वो जो हाई करेंगे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर डाउन करेंगे करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी, लोग उसमें डी इन्वेस्ट करेंगे। तो होपफुली गाइज आपको एटलीस्ट इन फंडामेंटल के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ नया आपको कुछ पता चला होगा कि किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, और हमारे ट्रेडर्स के लिए हमें भी इस तरीके से इसको देखना चाहिए। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जस्ट अगर आप मुझे नहीं जानते या नहीं फॉलो करते हैं, अगर फॉलो करना चाहते हैं, फॉरेक्स सैलरी का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, आप मुझे forexsalary.india@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम forex.salary या फिर टेलीग्राम forex salary connect, जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। अभी आपके जो भी क्वेश्चन हो मैं लेना चाहूंगा, तो आप मुझे Q&A सेशन में वहां पर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ हर्ष भारद्वाज जी का। सर ये सारी न्यूज डिटेल्स में कहाँ मिलेंगी? जैसे मैंने दिखाया आपको कैलेंडर में, फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर है, आप किसी या एक्सनेस के ब्रोकर कैलेंडर, उनमें वहां पर देख सकते हैं। तो आपको वहां पर ये दिख सकता है, आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सैम्स बुनेरी जी का, प्लीज फॉरेक्स कैलेंडर पर प्रैक्टिकली भी समझाएं, थैंक्स। तो अभी यहाँ पर हमने आपको बताया और डिटेल्स में भी बताया कि क्या क्या न्यूज का इम्पैक्ट होता है, उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो ये क्वेश्चन शायद आपने पहले पूछा था, तो इसीलिए फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया कि क्या क्या नंबर्स वहां पर आपको दिखते हैं। कमोडिटीज के फंडामेंटल के बारे में भी बताएं आशीष मीना जी। देखिए कमोडिटीज के ऊपर यूएसडी मेन ड्राइवर है, मेन जो वहां पर होता है उसका इम्पैक्ट ही आपका यूएसडी में बाकी कंट्रीज में आता है। उसके अलावा ऑयल्स के भी नंबर्स होते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, जो मिडल ईस्ट में है क्या प्रोडक्शन चल रहा है, किस तरीके से प्राइस को वो भी इम्पैक्ट करता है। तो वो उसके लिए भी आपको अलग से फिर साइट्स वगैरह उनको फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर देखना होगा। धर्मवीर सिंह जी, हेलो, बेसिक्स से मुझे स्टार्ट करनी है क्लास, टेल मी सर। बेसिक्स के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर काफी मटेरियल डाला हुआ है, आपको बहुत वहां से सीखने को मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। अतुल पटेल जी, सर कुछ गोल्ड के बारे में बताइए। गोल्ड देखिए यहाँ पर मैं अभी आज फंडामेंटल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पर आंसर करूंगा। गोल्ड के लिए आप मेरा फोरकास्ट वगैरह वहां पर देख सकते हैं जो मैं वीकली रिलीज करता हूँ, या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम कुछ इसके ऊपर भी करेंगे। अगर रेगुलेशन ना हो तो क्या? उज्जवल भाटिया जी, अगर रेगुलेशन ना हो मतलब कि कंट्री की रेगुलेशन ना हो तो फिर क्या होगा? जैसे इकोनॉमी मैस हो जाएगी। आप देखते हैं बहुत सारी इकोनॉमी ऐसे है आजकल, आप श्रीलंका में देख रहे हैं क्या हो रहा है, इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश है, इन्फ्लेशन 28-30% तक चली गई है, क्योंकि रेगुलेशन प्रॉपर्ली नहीं है, सेंट्रल बैंक ने अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर नहीं किया। क्या नंबर्स थे वो जो पहले लेने चाहिए थे उन्होंने वो नहीं लिए प्रॉपर टाइम पर। क्या हुआ? करेंसी की वैल्यू बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है।
तो आप देख सकते हैं क्या अगर रेगुलेशन नहीं होंगी तो क्या होता है। श्रीलंका में आपका लाइव एग्जांपल है। सर हाउ टू सी ऑल योर एक्सनेस वेबिनार रिकॉर्डिंग, ये सभी वेबिनार मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। अभी मैं 2 वेबिनार वहां पर डाल चुका हूं, तो आने वाले दिनों में और भी वेबिनार वहां पर देख सकते हैं। कौन सी वेबसाइट बेस्ट होगी सर? अगर आप कैलेंडर के लिए बता रहे हैं तो जर्नलिस्ट जो स्टैंडर्ड है, फॉरेक्स फैक्ट्री, आप वहां से देख सकते हैं। अजीत शर्मा जी, सर काउंटर ट्रेडिंग क्या होती है? काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग होती है। एक आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है आप ट्रेड उसके साथ ही ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पर अगर आप प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको लगता है कि वो नीचे जाएगा क्योंकि अब रेसिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है, तो आप काउंट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसी को काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कहते हैं। दीपांकर वर्मा जी, सर कभी कभी एनएफपी की न्यूज जब आती है वो पॉजिटिव में जाती है, लेकिन बाकी साथ की न्यूज निगेटिव या एवरेज रहती हैं, तब भी उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखता है? देखिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जो इन्वेस्टर है वो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैंने बोला, न्यूज एक नंबर्स है और उसके बाद उनकी स्पीच भी होती है जो कि अनप्रिपेयर्ड स्पीच होती है, और इसका इम्पैक्ट भी वहां पर आता है। और वो क्या बोल रहे हैं, क्या उन्होंने बोला था पिछले महीने, पिछले क्वार्टर में उन्होंने क्या बोला था, इस महीने इस क्वार्टर में क्या बोल रहे हैं, वो कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, और उसके बेस पे ही डिसाइड करते हैं। तो जब भी एनएफपी की न्यूज आती है, एकदम से आप देखते हैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा, प्राइस अप डाउन अप डाउन, और उसके बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या उन्होंने बोला, उसके बाद इन्वेस्टर डिसीजन करते हैं कि क्या अब इसमें बाय के लिए देखेंगे या डाउन जाएंगे। तो पहले 15-20 मिनट तो वो इसी तरीके से रहता है, उसके बाद डायरेक्शन मिलती है कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। प्रमोद बनकर, सर फॉरेक्स मार्केट में करेंसी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म? देखिए, ज्यादा टाइम के लिए करेंसी होल्ड नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो काफी टाइम के लिए फिर उनको भी करते हैं, पर फिर वहां पर आपको पूरे जो फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जो भी इकोनॉमी फैक्टर्स हैं, उन सबको मॉनिटर करना होगा। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो जब भी बाई करते हैं, वो आज ही एकदम से बाई या सेल नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करते हैं। पर वो पूरा डाटा क्या उन फ्यूचर में होने वाला है, उन सर्वेज को कैसे उनकी फोरकास्ट हैं, उन सभी को माइंड में रखते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकें। पर ये स्टॉक की तरह ये मत समझिए कि स्टॉक का प्राइस अगर आज 10 है तो वो 1000 तक या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हो जाएगा। करेंसी में ऐसा कभी नहीं होगा कि आज उसका प्राइस 10 टाइम्स 20 टाइम्स या 30 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको लीवरेज ज्यादा मिलती है ताकि आप लीवरेज यूज करें, अपनी पोजीशन को बढ़ा सकें। पर प्राइस ये नहीं कि डबल ट्रिपल हो जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब कि प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है, उस कंट्री के बैंक को बीच में आना पड़ेगा। प्राइस हाई जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट, इंटरेस्ट, डिसीजन। तो ये मत सोचिए कि जस्ट इसमें इन्वेस्ट कर लिया और उसको 6 महीने या साल 2 साल के लिए भूल जाएं। कर सकते हैं, पर सभी चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा। पर जो वहां की इकोनॉमी है, वहां के जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या एक्शन ले रहे हैं उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। उज्जवल भाटिया जी, अगर यूरो यूएसडी में दोनों ही करेंसी की पॉजिटिव न्यूज हो तो प्राइस कहाँ जाएगा? यूरो यूएसडी में दोनों ही, अगर दोनों ही करेंसी की पॉजिटिव न्यूज हो तो प्रीवियस नंबर क्या चले हुए हैं वो देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या चला हुआ है, क्या डाउन ट्रेंड में था या अप ट्रेंड में था या फिर वो साइडवेज में रहेगा, तो कहीं पर भी जा सकता है। अगर पहले से ही वो ट्रेंड में, जिस ट्रेंड में, उस ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो वो साइड रेंज में जा सकता है। ऐसा कुछ कॉन्क्रीट आंसर मैं इसके बेस में नहीं दे सकता, क्योंकि न्यूज का पहले भी इम्पैक्ट है, एक दो न्यूज का इम्पैक्ट से ही ट्रेंड एकदम से चेंज नहीं होता है। तो काफी जो फैक्टर्स होते हैं कि सीरीज ऑफ इंडिकेटर किस तरीके से इकोनॉमी जा रही है, जैसे हमने बात की पीपीआई, सीपीआई, आपका एवरेज अर्निंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सभी चीजों को आपको देखना होगा मिला के, और उसके बाद फिर एक दो न्यूज से इम्पैक्ट नहीं, इन सीरीज ऑफ न्यूज को देखेंगे तभी आप वहां पर डायरेक्शन मिलती है। अतुल पटेल जी, आपका क्वेश्चन है, सर वन डे ट्रेड के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा? वन डे ट्रेड के लिए कौन सा अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए दो बेस्ट टाइम है, या तो लंदन सेशन जब आपका 1:30 बजे, इंडिया के हिसाब से 1:30 बजे मार्केट खुलती है लंदन फ्रैंकफुर्ट की, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप दिन में नहीं कर सकते हैं तो यूएस सेशन खुलता है 7:30 बजे, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं 10-11 बजे तक। तो आप या तो दिन का सेशन ट्रेड कीजिए जब लंदन सेशन ओपन हो, या फिर जब शाम का सेशन ओपन हो यूएस सेशन आप ट्रेड कर सकते हैं। राजीव कुमार जी, सर मैंने इस वेबिनार को मिस कर दिया, 40 मिनट बाद ज्वाइन किया है, तो ये रिकॉर्डिंग जो होगी मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर इसको दोबारा देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें मिस कर गए हैं। उज्जवल भाटिया जी, अगर करेंसी का प्राइस बहुत ऊपर जाता है तो वाई इज दैट बैड? देखिए, उस कंट्री का वो प्राइस ऊपर जा रहा है, पर वो किसी कंट्री के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है ना, मतलब उस कंट्री का प्राइस नीचे जा रहा है। तो वो जो कंट्री है कुछ उसने अच्छा किया हुआ है, मतलब अगर हम यूएसडी की बात करें, यूएसडी का प्राइस आजकल ऊपर जा रहा है ना, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया हुआ है, कुछ मेजर्स अच्छे हैं, नंबर ऊपर जा रहे हैं, पर बाकी कंट्री के प्राइस नीचे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे है, जीबीपी नीचे है, यूरो नीचे है, तो वो एक्शन लेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका प्राइस नीचे नीचे ही चलता चला जाए।
तो ये दो पेयर्स हैं, तो दोनों को आप एक इकोनॉमी को नहीं दूसरी इकोनॉमी को भी देखना होगा। कोई नहीं चाहेगा कि उनकी करेंसी उनकी नीचे डिवैल्यू होती चली जाए, क्योंकि उन्हें जो पेमेंट भी करनी होगी, अगर फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी होगी, वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि करेंसी की वैल्यू नीचे जाती जा रही है। तो उस तरीके से फिर वो एक्शन लेंगे, वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे या जो भी मेजर्स लेंगे, ताकि यूरो ऊपर आए और यूएसडी फिर नीचे आए। तो वो बैड नहीं है उस कंट्री के लिए जिसके लिए हो रहा है, पर वो दूसरी कंट्री के लिए बैड है। अतुल पटेल जी, टाइम फ्रेम मैं बता चुका हूं। आप अगर आप टाइम फ्रेम के लिए पूछ रहे हैं, अगर टाइम फ्रेम अगर देखना चाहें तो देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 4 आवर डेली देख सकते हैं। अगर आप डेली अगर इंट्राडे करते हैं तो 1 आवर 15 मिनट्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इससे नीचे मत जाइए, नहीं तो स्कैल्पिंग, उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत कंट्रोल में होना चाहिए। जॉर्ज मोन्टेरियो जी, सर व्हाट इफ इंडिया कंप्लीटली बैन्स फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया, कैन वी स्टिल ट्रेड विद एक्सनेस एंड डिपॉजिट विदड्रॉ और फंड्स? तो ये आप यहाँ पर चैट में पूछ सकते हैं, ये इनकी तरफ से आप आंसर दे सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक्सनेस से काफी पुरानी कंपनी 2008 से है और चल रहे हैं, और भी ब्रोकर इस तरीके से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस बारे में आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर बैन हो जाएंगे। सर वेबिनार आपके YouTube चैनल पर कब आएगा? ये भी 2-3 हफ्ते में इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी और भी वेबिनार है, वो भी मेरे को अपलोड करने हैं, उसके बाद ये वेबिनार भी आप देख सकते हैं। तो राजीव जी, ऐसा मत सोचिए कि ये वेबिनार आपको नहीं मिलेगा। अजीत शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अजीत जी। हर्ष भारद्वाज जी, आपका क्वेश्चन, सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें, मैं प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस कर देता हूं। देखिए, आपको पहले डिसाइड करना होगा कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी है, उसको टेस्ट किया है आपने, प्रॉफिट किया है। आप ये देखिए कि क्या मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आपने प्लान बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मान लीजिए आपने प्लान बनाया हुआ कि मुझे केवल हफ्ते में 3 या 4 या 5 ट्रेड लेने हैं जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से होंगे। एंड ऑफ द वीक आप देखते हैं कि मैंने 20 ट्रेड ले लिए। आपको लेने थे 5 ट्रेड, आपने ले लिए 20 ट्रेड। किसी में आपने अपना प्लान फॉलो किया होगा, किसी में नहीं फॉलो किया होगा। तो आप इस चीजों को फाइंड आउट कीजिए, आपको मिस्टेक करनी होगी। मैंने एक जर्नल का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप जर्नल नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं करेंगे। तो जर्नल में देखिए वहां पर क्या चीजें बताई हुई, तो यूट्यूब पर वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा। आप मिस्टेक्स को फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हैं, ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें। आशीष वर्मा जी, करेंसी मीटर स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताइए। करेंसी मीटर स्ट्रेंथ आप या तो वेबसाइट यूज कर सकते हैं, या आप खुद करेंसी की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या बहुत सारे इतनी करेंसी के ऊपर इतनी वेबसाइट है, वो देख सकते हैं, जहां से पता चलता है कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, कौन सी डाउन है। वो टेक्निकल के बेस पे आपको डिसाइड करती है। और मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि वहां पर आप करेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं मूविंग एवरेज के बेस पे। तो आप उनके नंबर पर ना ट्रस्ट करके आप अपने नंबर पर ट्रस्ट करेंगे, किस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर वेबसाइट पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो आप कोई सी भी वेबसाइट जो भी फॉलो करना चाहें, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। अतुल पटेल जी, ओके, थैंक यू सर। दीपक ग्रोवर जी, अभी हमारे पास टाइम है, अभी 5 मिनट के आसपास हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग से कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है इंडिया? नहीं दीपक जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बेफिक्र से ट्रेड कीजिए, मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। उज्जवल भाटिया जी, एसएमसी व रिटेल में कौन सा बेटर मेथड है? एसएमसी का मतलब नहीं समझा मैं उज्जवल जी, तो दोबारा जो पूरा क्वेश्चन टाइप कीजिए। राजीव कुमार जी, सर मैंने आपके जीमेल पर ईमेल किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 1 मंथ होने वाला है। दोबारा भेज दीजिए राजीव जी, काफी ईमेल आती हैं। तो क्या होता है, अगर मैं मिस कर गया हूँ तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। आप दोबारा भेज दीजिए, तो 1 या 2 दिन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। विवेक भट्ट जी, फोमो को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, फोमो का मतलब जिनको नहीं पता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की मतलब कि आपने प्लान है, अपने प्राइस को फॉलो करने हैं, पर जब प्राइस वहां पर जाते हैं आप उसको मिस कर देते हैं कि अब मैं ट्रेड लेना था पर नहीं ले पाया। आप अपना देखिए, फोमो का मतलब 2 ही चीजों से आएगा। क्या तो आप रिस्क ज्यादा लगा रहे हैं, आप डर रहे हैं कि मैं उस ट्रेड को नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रिस्क है, मैं लूज कर दूंगा, मैंने $50 का रिस्क लगाया इसमें, अगर मेरे $50 चले गए तो क्या होगा। आप उस चीज से डर रहे हैं। पहले आपको लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप $50 से कंफर्टेबल नहीं है, उसको कम कर दीजिए, 25, 20, 10, जिससे आप कंफर्टेबल हो। कैसे पता करेंगे कंफर्ट? ट्रेड लगा के छोड़ दीजिए। अगर रात को आपको नींद आती है, अच्छे से नींद आती है, बार बार प्राइस को नहीं चेक कर रहे हैं, मतलब कि आप उस लूजिंग से कंफर्टेबल हैं। अगर आप $50 लगा दें और बार बार चेक कर रहे हैं, मतलब आप $50 लूज करने से कंफर्टेबल नहीं है। तो कम कीजिए, और जब कम करेंगे फिर आप बेझिझक आप ट्रेड ले पाएंगे। फिर ये नहीं कि आपने, अगर मैं $1 का रिस्क लगा रहा हूँ तो आप हो जाए, कोई बात नहीं, लूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उससे कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसमें लूज कर दूंगा। अक्षय पठानिया, सर इज सिल्वर और गोल्ड कोरिलेटेड?
कहूंगा 60-70% तक रिलेट रहता है, दोनों कमोडिटीज में है। एक तरीके से मतलब कि ट्रेंड जो होता है वो एक तरीके से ही चलता है, पर ये नहीं कि बिल्कुल माइन्यूटली आप उसको कहें कि बिल्कुल एक तरीके से पैरेलली दोनों एक साथ चल रहे हैं, पर थोड़ा बहुत मूवमेंट मैं कहूंगा 60-70% साथ में चलती है। सर नेचुरल गैस या यूएस स्टडी को कैसे न्यूज से एनालाइज करें, उसके बारे में भी अगर हम इनके बारे में कवर करेंगे तो वहां पर भी हम इसको देखेंगे। तो वो थोड़ा कंट्री की करेंसी जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी हमें देखना होता है कि वो, क्योंकि यूएस स्टडी जो कंट्रीज के स्टॉक्स हैं उनको भी आपको मेजर करना पड़ेगा। विक्रम ठाकुर जी, सर लॉन्ग टर्म में स्कैल्पिंग सही है क्या? लॉन्ग टर्म में स्कैल्पिंग सही है अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं, आपने कम से कम 3-4 साल इसमें लगाए हुए हैं, आप अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे पर प्रॉब्लम ये होगी माइंड सेट कंट्रोल में नहीं होगा, और आप 1-2 दिन ऐसी इस तरीके से ट्रेड करेंगे, लूजिंग भी ज्यादा होगी और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम रहेगी। स्विंग ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्कुल आपका शांत रहता है, आप आराम से ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे में भी 1 या 2 ट्रेड लीजिए। स्कैल्पिंग में आप 10 से 15-20 ट्रेड लेंगे, आपको लूजिंग के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर मेरे 10-15 में से 7-8 ट्रेड लूजिंग में जाते भी हैं, तो इस तरह की माइंडसेट, उस तरह की थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। नहीं तो मैं बिगिनिंग में नहीं कहूंगा कि आप इसमें ट्राई कीजिए। राजीव कुमार, क्या सर अपनी ईमेल बता सकते हो? यहाँ पर ईमेल आप मेरी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर होगा, ये आप देख सकते हैं ईमेल। आई होप कि मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। यहाँ पर forexsalary.india@gmail.com। और कितना टाइम है हमारे पास? और 5 मिनट है। अजीत शर्मा जी, सर मैं ओनली एमएकडी और आरएसआई की स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, जैसा कि आपने अपनी वीडियो में बताया है उस तरह से, पर मैं प्रॉफिट लो रहता है और लॉस ज्यादा होता है, मुझे क्या करना चाहिए? अब देखिए कि कौन से टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप वही चीजें 5 मिनट 15 मिनट में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 आवर 4 आवर में ट्रेड कीजिए, मेजर से स्टार्ट कीजिए, फिर माइनर में जाइए। आप बहुत ही ज्यादा स्विस फ्रैंक वाले पेयर में मत ट्रेड कीजिए। तो स्ट्रेटजी को पहले देखिए कि कौन से पेयर में आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं, डेमो में टेस्ट करके देखिए, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। सर गोल्ड पे एक वेबिनार लीजिए। ओके अतुल जी, एक गोल्ड के ऊपर एक वेबिनार जरूर करेंगे इन फ्यूचर में। सर थैंक यू, यू आर ग्रेट, यू आर मोस्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गिवन। थैंक यू प्रमोद जी आपकी फीडबैक के लिए। ओनली 1 आवर का टाइम फ्रेम? जी अजीत जी, ओनली 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके और कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर सकते हैं, हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो 1-2-3 क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, फिर हम रैप अप करेंगे। आई होप सभी के आंसर मैं दे पाया हूँ। सर सप्लाई एंड डिमांड के वेबिनार कीजिए। दीपांकर जी ओके, आपकी रिक्वेस्ट को भी नोट कर लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें मौका मिला हम सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर भी वेबिनार करेंगे। मेहता जी आपकी तरफ अगर और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर हम, अगर आप रैप अप करना चाहें इसको। ओके, यहाँ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है। कस्टमर सपोर्ट नंबर, कस्टमर सपोर्ट का रिस्पांस। इट मे बी पॉसिबल कि हमारा वॉल्यूम काफी हाई होता है सपोर्ट टीम के लिए, सो मे बी पॉसिबल कि आपको काफी लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है उसके लिए, बट हम उस पर भी काम कर रहे हैं एंड वेरी सून हमारा जो आपका वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। सो ये हमारी लास्ट वेबिनार है इस सीरीज की। नेक्स्ट वेबिनार की जो भी डेट है या जो भी टाइम है वो हम आपको ईमेल में कम्युनिकेट करेंगे। सो थैंक यू मिस्टर कुलवंत। थैंक यू एवरीवन थैंक यू जिन्होंने भी सो ज्वाइन किया। मच। थैंक यू थैंक यू। मेहता जी। जी जी, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। गुड बाय, गुड नाइट।